नमस्कार दोस्तों। चाइना और पाकिस्तान ने मिलके यूएसए और ईरान की वॉर को रुकवाने के लिए 5 पॉइंट का एक पीस प्लान पेश किया है दुनिया के सामने। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये 5 पॉइंट्स कितने लॉजिकल हैं। पहली बात, इसमें जो इफेक्टेड पार्टीज हैं वो 3 हैं, ईरान, इजराइल और यूएसए। क्या इन तीनों में से कोई इस प्लान का हिस्सा है या केवल ये एक सजेशन है? और दोस्तों, कभी आपने ये नोटिस किया है कि हर युद्ध में एक पीस प्लान जरूर आता है और हर बार उसमें वही पुराने पॉइंट्स होते हैं, जैसे सीज फायर, डायलॉग, यूएन। सुनने में तो ये सब वही पुराना लगता है, लेकिन आज असली सवाल ये है कि क्या जो ये 5 पीस पॉइंट्स हैं, इसमें क्या कुछ नया है या सिर्फ ये वही पुराने शब्दों का एक पैकेज है? अब यहाँ ध्यान से सुनिए। चाइना और पाकिस्तान साथ में आते हैं, यांग यी और इशाकदार एक 5 पॉइंट प्लान पेश करते हैं, लेकिन असली बात यह है कि इन 5 पॉइंटों में मेरे हिसाब से कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। मैं आपको एक एक पॉइंट पे डिस्कस करके बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट, इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। थोड़ा ठहरो, ये नया कैसे है? हर कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहली डिमांड यही होती है, चाहे आप यूक्रेन वॉर ले लो, गाजा का कॉन्फ्लिक्ट ले लो, लेबनान में टेंशंस ले लो, इराक में ले लो, आप किसी भी कंट्री में ले लो, सीरिया में ले लो, सब जगह केवल यही लाइन आती है, सबसे पहले सीज फायर। तो सवाल यहाँ पे यह है कि अगर सीज फायर इतना ही इफेक्टिव है तो ये युद्ध रुकते क्यों नहीं है केवल इस लाइन बोलने से? और क्यों हर सीज फायर कुछ दिनों के बाद टूट जाता है? ये आपने बिल्कुल देखा होगा गजा के केस में, वेस्ट बैंक के केस, यही होता आ रहा है। और अब यहाँ पे एक लूप होल देखिए, सीज फायर होगा कैसे, कौन एनफोर्स करेगा, इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। मतलब ये केवल एक स्टेटमेंट है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। कैसे करना है ये सामने नहीं आया। अब डिस्कस करते हैं दूसरा पॉइंट। कहते हैं जी डायलॉग इज द ओनली ऑप्शन। सुनने में तो बहुत आइडियल लगता है, ये बात सही भी है, लेकिन आप ये सोचिए इस केस में डायलॉग कब पॉसिबल है? जब दोनों पक्ष रेडी हो। क्या यहाँ पे दोनों पक्ष रेडी हैं? यूएस प्रेशर बना रहा है, ईरान ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो डायलॉग कैसे होगा? ग्राउंड रियलिटी में तो ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब यहाँ पे भी लूप होल समझिए। प्लान कहता है टॉक कीजिए, लेकिन ये नहीं बताता कि कौन शुरू करेगा, किस प्लेटफॉर्म पे होगा, किस कंडीशन पे होगा, यानी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये सिर्फ एक सजेशन दे दिया गया, एक लेमैन सजेशन कि भाई डायलॉग कीजिए। तीसरा पॉइंट, प्रोटेक्ट सिविलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई ये तो बेसिक रूल है, जेनेवा का कन्वेंशन है, ये तो पहले से ये बात कहती है, तो इसमें नया क्या है? कुछ भी नहीं है। अब यहाँ सुनिए, जब भाई साहब जब मिसाइल गिरते हैं ना, तो क्या वो पूछ के गिरते हैं कि सिविलियन है या मिलिट्री है या कहाँ गिर रहे हैं? और मॉडर्न वॉरफेयर जो है ये इतना ब्लर हो गया है कि यहाँ पे एनर्जी प्लांट्स और जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं उनको जानबूझ के निशाना बनाया जाता है, और ये कहा जाता है कि हम तो इस पे निशाना बना ही नहीं रहे थे। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा टारगेट लेजिटिमेट है और कौन सा लेजिटिमेट नहीं है? इसका भी कोई आंसर नहीं है किसी के पास। और एक पॉइंट, सिक्योर शिपिंग लाइंस इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब देखिए ये पॉइंट तो सबसे क्रिटिकल है, ये दुनिया जानती है, लेकिन साथ में ये बहुत ज्यादा हॉलो भी है। क्यों भाई साहब? ये प्रॉब्लम कोई आज की तो है नहीं। 1980 से टैंकर वॉर से ये हॉर्मुज जो है वो हमेशा से बहुत सेंसिटिव रहा है। अब इसमें क्या कुछ नया है? कुछ भी नहीं। अगर आपने ये बोला है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए खुला होना चाहिए, तो आप ये तो उसमें कुछ लिखते हैं कि इसमें सिक्योरिटी कौन देगा? यूएस की नेवी देगी, ईरान देगा, या कोई मल्टीनेशनल फोर्स बनेगी? प्लान तो आप कुछ दे नहीं रहे, आप हेडलाइन दे रहे हैं केवल। मतलब कि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आप कहीं क्लियर कर ही नहीं रहे, और जब तक की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होती तब तक भाई साहब अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। और अब पांचवा पॉइंट, यूएन चार्टर सेंट्रल होना चाहिए। सुनने में तो दोस्तों ये बहुत पावरफुल बात लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? यूएन कितनी बार फेल हुआ है? अरे छोड़ो यार, फेल कितनी बार पास हुआ है आज तक? इराक वॉर में पास हुआ, सीरिया क्राइसिस में वॉर हुआ, कितने रिजोल्यूशन पास हुए, लेकिन इंप्लीमेंट हुए कि नहीं हुए? कितने रिजोल्यूशन पास हुए? नेतन्याहू के अगेंस्ट में हुए ना, 100 से ज्यादा रिजोल्यूशन पास। क्या हुआ उसका? ये पुतिन के अगेंस्ट में हुए, बहुत से रिजोल्यूशन पास हुए, क्या हुआ उसका? क्या आप ऐसा कह के यूएन को सडनली पावरफुल बना देना चाहते हो क्या? या सिर्फ आप यहाँ पे केवल उसका नाम यूज कर रहे हो? भैया यूएन का रोल डिफाइन ही नहीं है यहाँ पे। क्या करेगा यूएन? पावर क्या है? जब अमेरिका उसके अंदर इन्वॉल्व है, पीस कीपिंग करेगा क्या? मीडिएशन करेगा क्या? सैंक्शन करेगा क्या? कुछ तो उसके हाथ में नहीं है। तो यूएन तो यहाँ पे एक सिंबलिज्म है, कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई मानता है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, क्या परमिशन ली थी यूएन की? गाजा में स्ट्राइक करने के पहले
नेतन्याहू ने परमिशन लिया था क्या? अरे छोड़ो यार। ईरान वॉर के पहले अमेरिका ने पूरे ईरानियन न्यूक्लियर सिस्टम को उन्होंने उड़ा के रख दिया था, तो क्या परमिशन ली थी यूएन की? आज यूएन याद आ रहा है। अब ये पूरी पिक्चर, ये पांचों पॉइंट है ना, इनको जरा जोड़ के देखिए। मेरे हिसाब से ये केवल एक 5 स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन एक भी उसमें से एक्शनेबल नहीं है, एक भी मेजरेबल नहीं है और एक भी एनफोर्सेबल नहीं है। अगर 3 चीजें नहीं है भाई साहब, तो ये प्लान किस काम का है? ये सॉल्यूशन है या ये एक केवल एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट बना दिया? और देखिए, ईरान ने तो ये बात सही है, ईरान ने ये बोला है कि भाई आप चाइना को बीच में लाइए, क्योंकि हम चाइना पे विश्वास करते हैं, हम पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बात भी सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 28 से 29 मार्च के बीच में इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, उसके कितने फॉरेन मिनिस्टर्स आए, टर्की के, सऊदी अरेबिया के, इजिप्ट के, ये और पाकिस्तान के थे। इसको तो मैं एक तरीके से सुन्नी जिहाद बोलता हूँ, सुन्नी एताद आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये 4 देश भाई साहब आपस से मिलते हैं, फिर तुरंत जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो भागते हैं चाइना में मीटिंग करते हैं। तो भाई साहब, ये जो 4 लोगों की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, उसका क्या हुआ? क्या यही डिसीजन हुआ कि हम चाइना भागेंगे और चाइना में जाके बात करेंगे? और यही बात आपको बता दूं दोस्तों, ये 2 दिन के लिए मीटिंग के लिए आए थे, लेकिन पहले दिन ही चले गए थे। टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तीनों के जो मिनिस्टर्स आए थे वो पहले दिन ही मीटिंग करके चले गए, क्योंकि वो जानते कुछ होने वाला है नहीं। और इन तीनों को लग गया था कि पाकिस्तान अपनी औकात से ज्यादा खेलने की कोशिश कर रहा है। वैसे अगर पाकिस्तान के इस इफेक्ट से कहीं पर भी पीस आता है, मैं कहता हूँ 1% पीस भी आता है, तो इसमें हमको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में है क्या, इसको पूछता क्या है? इसको मेरे ख्याल से तो अमेरिका ने अपने 15 पॉइंट्स को आगे बढ़ाने के लिए बोला है, और ये कहने के लिए बोला है कि अगर भाई साहब आप 15 पॉइंट नहीं बताते हैं तो हम आपको मार डालेंगे या आप पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। आपको पता है कि यूएन के एक बंदे ने, सफा नाम था उनका, नाम मैं बोल रहा हूं, उन्होंने कल रिजाइन किया कि अमेरिका हो सकता है न्यूक्लियर वॉर कर दे ईरान के ऊपर। क्या इसलिए भेजा है पाकिस्तान को बोलने के लिए और धमकाने के लिए ईरान को कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे? जिसके पास न्यूक्लियर बम है ही नहीं, आप उस कंट्री पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे, आपकी इज्जत क्या रह जाएगी पूरे वर्ल्ड में? लेकिन अमेरिका की पॉलिसी है, जैसे इंडिया की पॉलिसी है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी है कि वो फर्स्ट यूज करेगा। और लेकिन उसकी एक पॉलिसी और भी है कि वो ऐसे देश पे भी जाके हमला कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है जिनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। इन केस ऑफ ईरान, इन केस ऑफ जापान, जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर में किया था, दे कैन डू एनीथिंग। और उससे क्या होगा? अमेरिका की ये वॉर हारते हारते जीत जाएगा। बुरे हाल है। देखिए, जाके पीस मेकिंग वही करता है जो हार रहा होता है। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, इंडिया ने बोल दिया था कि डीजीएमओ पाकिस्तान का बात करेगा तो हम करने को तैयार है, रुकने को तैयार है तो हम रुकेंगे नहीं। डीजी का फोन आया पाकिस्तान के, तब इंडिया के डीजीएमओ ने बोला ठीक है चलो भाई, हार मान लो, हम वार बंद करते हैं। तो पीस मेकिंग कौन करता है? पीस मेकिंग करता है जो हार रहा होता है। और आप बहुत क्लियरली ये चीज हो रही है इसके अंदर की पीस मेकिंग के लिए कौन जा रहा है। ईरान ने तो एक बार भी नहीं बोला कि हम पीस मेकिंग करने को तैयार है, और अमेरिका ऊपर से नीचे तक केवल यही बोल रहा है कि हम पीस मेकिंग करने को तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं। अरे ईरान वाले तो मेरे पैरों पे आके गिरे हुए हैं कि आप डील कर लीजिए, डील कर लीजिए। बिजनेस मैन है ना, इसको डील के सिवा कुछ नजर ही नहीं आती, तो वो डील करवा रहा है। अब चलिए अपने पॉइंट वापस आते हैं कि ये चारों देश आपस में मिलते हैं, फिर बीजिंग में मिलते हैं, फिर चाइना जुड़ता है, प्लान आता है। अब ये अमेरिका की तरफ से क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी हो रही है? अगर अमेरिका की तरफ से ये सीरियस डिप्लोमेसी हो रही है तो जो आउटकम है वो इतना जेनरिक क्यों है, इतना वेग क्यों है? जो 5 पॉइंट्स हैं वो तो उसके लिए चाइना जाने की जरूरत नहीं थी यार। वो तो हमारे ऑफिस में बैठते तो हम बता देते, ये 5 पॉइंट हो सकता है 10 पॉइंट बता देते, उसके लिए 2 लीडर्स को मिलने की जरूरत क्या थी? लेकिन आज की डेट में असली बात यह है कि ये प्लान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए नहीं है। ये किस लिए है दोस्तों? मैं आपको बताता हूं। ये प्लान है अमेरिका का नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, और दुनिया को ये दिखाने के लिए पाकिस्तान द्वारा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम दुनिया में रेलिवेंट हो रहे हैं। और यही इनका सोशल मीडिया और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया यही बात गा रहे हैं कि अब हम रेलिवेंट हो गए हैं, इंडिया इररेलिवेंट हो गया, हम रेलिवेंट हो गए, हम इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर रुकवा रहे हैं और इंडिया चुपचाप बैठा हुआ है। भाई साहब, जो लोग शोर करते हैं ना वो काम नहीं करते। भौंकने वाले कुत्ते और काटने वाले कुत्तों में फर्क है ना। आप वही हैं, केवल भौंक सकते हैं, काट नहीं सकते। इंडिया अपने अंडरग्राउंड काम कर रहा होगा, ये ना आपको पता चलेगा ना हमको पता चलेगा, रिजल्ट बताएगा। और अगर वो बीच में नहीं आ रहा है इंडिया, तो उस पे भी गहन थिंकिंग की गई होगी, तब इस मुकाम पे पहुंचे होंगे, इस रिजल्ट पे पहुंचे होंगे कि वी शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट। और आपने ये देखा, सीधा सीधा सवाल है मेरा, ये जो 5 पॉइंट्स हैं
इसमें अमेरिका का नाम कहाँ है? अभी कदों वॉर कर रहा है अमेरिका, एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है इजराइल, हम तो उसको सपोर्टिंग मानते हैं आज की डेट में। वो तो हट गया पीछे कि हम तो अपनी कोई ग्राउंड फोर्स भी नहीं भेजेंगे, तू आगे आ गया, तू लड़क। अमेरिका को छोड़ दिया है उसने ईरान के ऊपर और अपना बैठ के मजे ले रहा है। वो कहता है मैं जी लेबनान में मारूंगा बम बस। तो वो लेबनान में मार रहा है और ये यहाँ पर अमेरिका फंस गया। अब अमेरिका का ये हालत है कि वो ऐसा गस्सा है, वो ना निगल सकता है ना खा सकता है, दोनों ही काम नहीं कर सकता। ये अमेरिका का हालत बना दिया है, इसलिए अमेरिका पूरे वर्ल्ड में पीछे पड़ा है कि शांति करा दो। हाँ, अमेरिका की पावर इतनी है कि खत्म करना चाहे तो खत्म कर देगा। उसको क्या करना है, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब डालने, खत्म हो जाना है यार, लाखों करोड़ों आदमी मर जाएगी। और अभी कल सुबह 6:30 बजे इंडियन टाइम में, आपको पता है कि वो एक देश के नाम संदेश करने वाले हैं ट्रंप। तो अब हम देखते हैं, मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं कि वो उसमें क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने कुछ जो सजेशंस हैं, पॉइंट्स हैं, वो ओपनली रखेंगे। लेकिन मैं ट्रम्प साहब से एक बात कह देना चाहता हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आप किसी को गिरा के, किसी की इज्जत उतार के, एक रेस्पेक्टेबल आदमी को, रेस्पेक्टेबल कंट्री को आप बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले रहे हैं। शायद वो आज के दिन ना बोल पाए, जैसे कि जितने नेटो कंट्रीज के चीफ हैं वो पहले नहीं बोल पा रहे थे आपके सामने, आज सब आपके अगेंस्ट में आ गए कि नहीं आ गए? आप सऊदी प्रिंस को गालियां देके बात कर रहे हो, किसिंग माई एस, ये सेंटेंस बोल रहे हो। ठीक है, मैं ये मानता हूं आपकी बात ट्रम्प साहब कि ये सेंटेंस जो है उसका अगर आप शाब्दिक मतलब निकालेंगे तो वो बहुत गलत होता है, लेकिन यूएस में नॉर्मली ये बोलचाल की भाषा में यूज होता है। लेकिन फिर भी एक आपके साथी के बारे में जिसने कि $600 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस किया है आपकी कंट्री में, जो कि आपका साथी है, उसके बारे में ऐसी बातें करना, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, आपको सोचना चाहिए था। आप घर पे बात नहीं कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज का पॉलिटिकल रिपरकशन होता है। और एमबीएस तो बड़े फेमस है इस बारे में कि उनकी बात जो दिल में लग जाए, जैसे इमरान खान की लग गई थी, उनको बर्बाद कर दिया, जेल में पड़ा इमरान खान केवल एमबीएस के चक्कर। तो किसी की इज्जत उतारने के पहले आपके पास तो जो भी आता है, आप जापान की प्रेसिडेंट आ रही है, आप प्राइम मिनिस्टर आ रही है, वो आपका हक भी कर रही है, आपकी हर बात मान भी रही है, तब भी आप उनको पर्ल हार्बर के बारे में याद दिला रहे। आपके दोस्त तो कोई रह ही नहीं गया आज की डेट में, कोई नहीं रह गया पाकिस्तान को छोड़। इसीलिए आपने पाकिस्तान को पकड़ा हुआ है, क्योंकि वही बेवकूफ है, वही बिना अकल के काम करता है। और आपने खुद ये बात बोली थी, कि मुझे लूजर्स पसंद है, मैं लूजर्स के साथ रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि लूजर अपनी बात नहीं कर सकता, वो मेरी बात सुनेगा, और अगर वो लूजर नहीं हुआ तो वो अपनी बात करेगा, मुझे सुनना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया था। ठीक है, आपने पाकिस्तानी जनरल के हिसाब से ये रेफरेंस नहीं दिया था, लेकिन फिट बिल्कुल बैठता है कि आपको लूजर्स पसंद है। इसीलिए मोदी साहब के साथ आपकी बनी नहीं पहले दिन से, क्योंकि आपको लूजर्स पसंद है। आपने सोचा था कि यूएन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज और यूरोप के जितने भी लीडर्स हैं सब लूजर्स हैं। आपने उनको लूजर्स समझ के सामने बिठाया, चाहे वो साउथ अफ्रीका का था चीफ, तो भी आपने बिठाया। लेकिन बाद में आपको पता चला हल्के हल्के से कि ये लूजर्स नहीं थे, आपके सामने लूजर्स दिखाने की कोशिश कर रहे। अब दोस्तों लास्ट में आते हैं, सीधा सीधा सवाल मैं पूछता हूँ कि ये जो पीस प्लान है, क्या ये कोई डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स है, या ये कोई सॉल्यूशन है, या सिर्फ एक टाइम बाइंग स्ट्रेटेजी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इतने सालों से यही 5 पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट दोहराए जा रहे थे, तो क्या दुनिया जानबूझकर सेम स्क्रिप्ट रिपीट कर रही है? या बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, कोई भी सच में युद्ध रोकना चाहता ही नहीं है? मैं चाइना की बात कर रहा हूं। सोचिए, जवाब यही छुपा है कि चाइना को क्या क्या मिल रहा है इस वॉर से। सबसे बेवकूफ कंट्री होगा चाइना जो ये वॉर को रुकवाना चाहता होगा आज की डेट में। लॉन्ग टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर। तो दोस्तों, ये जो पाकिस्तान अपने को चौधरी बन रहा है आज की डेट में, मैं कहता हूं किसी हद तक ये ठीक भी है कि अगर इस पीस प्लान से कुछ भी पॉजिटिव निकल के आता है, कुछ भी पॉजिटिव निकल के आता है, तो हमारे लिए खराब नहीं है, हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो पूरी वैल्यू है, न्यूसेंस वैल्यू, वो तो दुनिया के सामने रहेगी ही, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर इस युद्ध में रोकने में उसका 1% भी किरदार आ जाता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। आपकी राय इसके बारे में क्या है दोस्तों? अपनी राय इसके बारे में जरूर बताइएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।